हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं फॉरवे वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर शेयर कर रही हूँ। कहानी शुरुआत हो रही है अपने झाऊ से। झाऊ नदी के किनारे किनारे चल रहा था और वही जो उसने नदी को देखा, नदी के पानी में खुद को देखा और देखकर बोला कि मतलब उसे लग रहा था कि ये तो वो नहीं है। मतलब झाऊ का पूरा चेंज ही था, पूरा का पूरा लुक चेंज था। झाऊ को लग रहा था कि उसका ये रूप उसके इस हालत के लिए एकदम परफेक्ट है। अब झाऊ खुश था। वो सड़क के किनारे से आसानी से एक किसान के घर से कपड़ों को चुरा लिया खुद पहनने के लिए। फीका सा रंग था उन कपड़ों का और झाऊ ने जो कपड़े पहने थे उसे उसने जला दिया। और झाऊ के कमर के चारों ओर एक पुरानी प्लास्टिक कसी हुई थी। मतलब उसके चारों ओर एक प्लास्टिक बंधी हुई थी जो बिना साफ हुए चावल की शराब से आधा भरा हुआ था। झाऊ ये फील करने के बाद कि महल के अंधेरे कोने में छुपे इतने सालों के दौरान उसका नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, खुशी से पहला नाम इस्तेमाल करने की किसी भी योजना के छोड़ दिया और तुरंत अपने सैर पे निकल पड़ा। झाऊ को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी मंजिल क्या होगी। यांगन एक अच्छी जगह लग रही थी, इसलिए झाऊ ने वहाँ घूमने का फैसला किया। शायद गरीबों की मदद करने के लिए रास्ते में कुछ चोरी किया और आसानी से भाग गया। झाऊ कफिंग और पेंगलाई से गुजरा और 3 महीनों के परीक्षाओं के बाद आखिरकार झाऊ ने जियांगन के कलरफुल सीन्स को देखा। झाऊ सबसे पॉपुलर वाइन्स के बार में घुसा। झाऊ ने स्वीट्स कैसिया वाइन्स को टेस्ट किया। मतलब वहाँ पर जितने भी वाइन्स थे सभी को अपने झाऊ ने टेस्ट कर लिया और खुद को नशे में डुबो दिया। झाऊ को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और झाऊ को लग रहा था जैसे लाइफ में सबसे बड़ा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। 10 दिन बाद झाऊ और भी बदतर दिखने लगा। झाऊ की शक्ल खराब हो गई और चेहरा साफ साफ खराब लग रहा था। कमजोरी, दुबलापन झाऊ के भिखारी रूप के लिए परफेक्ट था। यही कारण है कि जब वो सड़क के किनारे बैठा हुआ धूप सेक रहा था, एक जवान हेल्दी लड़का उसकी ओर आया। उसकी हथेली में एक तांबे का सिक्का पकड़े हुए था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उस सिक्के को कहाँ डाले। तो वो कुछ देर सोचने के बाद उस लड़के ने उससे पूछा, अरे अंकल, आपका कटोरा कहाँ है? तभी वहाँ कोई आया और उस लड़के को ले गया, जिससे झाऊ हैरान था कि रो यहाँ से। कुछ साल बीत गए। उसके कुछ लोग चले गए। कुछ टेंशन में थे, कुछ मर गए, कुछ घर से निकाल दिए गए। झाऊ एक दीवार पे झुक गया, अपने हाथ और पैर फैलाकर धूप में नहा रहा था। झाऊ के होठ के कोने पर हंसी थी। झाऊ सोचने लगा कि इतने टाइम के बाद असल में झाऊ क्या चाहता था। जब झाऊ हेल्दी था तब झाऊ हमेशा खुद को सबसे बड़ा मानता था और अपने लिए की जाने वाली किसी भी तारीफ पर खुश होता था। झाऊ कितना स्मार्ट था। झाऊ मार्शल आर्ट में कितना अच्छा था, कितना जानकार था। जैसे अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश ना करना इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा बेकार होगा। लेकिन अब जब झाऊ ने इसके बारे में सोचा तो कि वो असल में क्या चाहता था और क्या खोया था। झाऊ ने राज परिवार की सेवा करने की आज़ादी को अंधेरे में फेंक दिया था। झाऊ की लाइफ कभी ना ख़त्म होने वाली
जाल में थी। झाऊ के पास जो कुछ भी था वो उसके हाथों किए गए कत्लों के लिए मुआवजा बन गया था। अब झाऊ खाली हाथों वाला एक अकेला इंसान था जिसने आज़ादी से जीने के लिए अपना दिमाग खूब दौड़ाया था, जिससे झाऊ की लाइफ खतरे में पड़ गई। झाऊ को ये भी लगा कि कामयाब वो अपनी स्मार्टनेस के कारण हुआ है। झाऊ अचानक खुद के लिए बुरा फील करने लगा। झाऊ के सबसे इडियट वर्ल्ड में भी सबसे इडियट फील होने लगा। कितना टाइम हो गया था झाऊ ने खुद को इस तरीके से सड़क पे धूप को सेकने के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छा था कि अब ये बहुत ही अच्छी बात थी कि वहाँ पे जो भी गुजर रहे थे वो झाऊ से भी ज़्यादा जल्दबाजी में दिख रहे थे। और एक आधा मरा हुआ इंसान पास एक बियर बार में एक चमकदार लेडीज के आवाज़ आई। अब हमें एक लड़की की आवाज़ आ रही है, मास्टर क्या आप उस आदमी को देख रहे हैं? अगर वो भिखारी है तो उसके पास टूटा हुआ कटोरा क्यों नहीं है? अगर वो भिखारी नहीं है तो वो सारा दिन वहाँ बैठा क्यों रहता है और कुछ नहीं करता और बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराता रहता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो बेवकूफ़ होगा? भले ही झाऊ ने मार्शल आर्ट का आधा हिस्सा ही रखा था, लेकिन वो फिर भी दूर दूर का साफ सुन सकता था। लड़की दूर सड़क पे हल्ला कर रही थी और उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी उसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। इससे पहले कि उसे चुपचाप उसका मजाक उड़ाने को मौका मिलता, उसने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो जवाब दे रहा था। वो सिर्फ धूप सेक रहा है। आवाज़ गहरी थी, कानों को अच्छी लग रही थी। सारे वर्ड्स धीरे धीरे साफ हो रहा था। झाऊ ने सिर्फ अपना सिर उठाया। उसके सामने बियर बार के दूसरी मंजिल पे पर्पल रंग की ड्रेस पहने एक सुंदर लड़की बालकनी में थी और उसके बगल में एक ब्राउन कलर के कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसका रंग सांवला था, काली आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी चमक निगल सकती हो। बहुत कुछ अच्छा था। वो असल में बहुत ज़्यादा इंसान नहीं दिखता था। जैसे ही झाऊ ने ऊपर देखा तो उसकी नज़रें झाऊ से मिली। भूरे रंग के कपड़े पहने इंसान मुड़ गया, अपनी आँखों को मोड़ लिया और उसने अपने खाने पे ध्यान दिया। झाऊ ये सोच के हंसा कि अनजानों के शहर में उसे अभी भी कोई ऐसा इंसान मिल गया जो समझता है। पर्पल कलर वाली लड़की अभी भी झाऊ को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। बहुत देर के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने साथ काले आदमी को कुछ बताया और फिर कुछ के नीचे झाऊ के पास चली गई। अरे मिस्टर भिखारी, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो क्या ख्याल है? झाऊ आलस से उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वाइन खरीदो। दयालु लड़की हंसी और अपने मास्टर की ओर मुड़ के चलाई। मास्टर, इस बेवकूफ़ ने मुझे दयालु लड़की कहा, पर उसने नहीं सुना और ध्यान भी नहीं दिया। उस समय आसमान टूट सकता था और वो अभी भी अपने खाने के बारे में ज़्यादा टेंशन में था। वो फिर बोली, बाकी सब खाना मांगते हैं, वाइन में ऐसा क्या है? तो आपको ये पसंद है क्या? वाइन में आपको पेट भर जाएगा? मतलब क्या वाइन से आपका पेट भर जाएगा? ये देख के कि वो बहुत सुंदर थी, झाऊ खुद को मजाक करने से नहीं रोक पाया। वाइन खूबसूरत लेडी थी, आशिक
कर सकती है। क्या तुम नहीं जानती? जवाब से लड़की चौंक गई, लेकिन फिर भी वो अचानक खुश हो गई। हंसी से उसका शरीर काँप रहा था। झाऊ को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो उस पर हंस रही हो, क्योंकि यांगन असल में बहुत सुंदर था। झाऊ ने उस लड़की की तारीफ करते हुए आहें भरते हुए बोला, प्यारी सबसे सुंदर लड़की, इस गरीब बूढ़े आदमी पर दया करो। लोगों के दुख पे हंसना अच्छा नहीं है। जवान लड़की एक बार फिर वो हैरान थी। हाँ, अब आप भी ऐसा कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपने कमर के चारों ओर वो वाइन का जो बोतल था उसे खोलते हुए बैठ गई और वापस वाइन शॉप की ओर भागी, और फिर कुछ देर बाद वापस बाहर आ गई। वो झाऊ के पास आई। वो वापस लेना चाहती थी, मतलब जो उसको दी थी पीने के लिए उसको लेना चाहती थी वापस, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी। अगर आप इसे सही समझते हैं तो मैं इसे आपको वापस दे दूंगी, और आपको और ज़्यादा भी दूंगी। अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगी और तुम्हारे पेट को सड़ने के लिए छोड़ दूंगी। झाऊ हंसा। एक सुंदर चेहरे के पीछे कितनी परेशान करने वाली आत्मा थी। मैंने वो बोतल एक बूढ़े भिखारी से जीता है। वो जानता है कि उसमें कितनी बुराई है। अगर तुम चाहो तो इसे ले लो। अगर तुम सच में इसे लेती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन लड़की हंसते हुए अपनी आंखें घुमाई, तो ये सारी वाइन जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये तो बेकार है। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मुझे तुम्हें मारना होगा। झाऊ सोच रहा था कि छोटी सी शैतान सुंदरता की कितनी बड़ी बर्बादी है। चलो फिर बताओ, अगर तुम्हारे पास कटोरा नहीं है तो तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? झाऊ उस लड़की को घूरकर देखा। किसने कहा कि मैं भीख मांग रहा हूँ? मैं तो बस इस कोने में धूप सेक रहा था। लड़की चौंक गई और वाइन शॉप के दूसरी मंजिल पे बैठे हुए अपने जो मास्टर था उसको देखने लगी। ये तो साफ था कि उसकी सुनने की ताकत भी अच्छी थी, लेकिन बातचीत के बाद उनकी हरकतें बस एक सेकंड के लिए ही शांत हुई। फिर वो बिना किसी परवाह के सीधा अपने खाने पर ध्यान देने लगा। मेरी समझ नहीं आता कि ये इसके क्या अपना वो थोड़ा डरा है। सूरज के तरफ देखने लगी। झाऊ ने अपना सिर हिलाया और तेजी से वो बोतल वापस खींचा। जब लड़की उसे नीचे रख रही थी, जिससे वो चिल्लाने लगी और हैरानी से घूरने लगी। इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने उससे कहा, तुम अभी भी जवान हो मिस, तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम करना चाहती हो। ये नॉर्मल है कि तुम समय का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए कर अपनी लाइफ के अच्छे से जीने के लिए इस्तेमाल करोगी। रही बात मेरी, तो पहले ही मेरा एक पैर कब्र पे है। मैं मरने के इंतज़ार में वाइन पीने और धूप सेकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। झाऊ ने एक ही बार में बोतल नीचे गिरा दिया और अपने होठ चटकाते हुए ऐसे करते हुए बोला, कितनी अच्छी वाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया जवान लड़की। जब झाऊ दूर जा रहा था तो लड़की उस पर झपटने उसे लगता था उसका कुंफू काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो झाऊ को छू भी नहीं पाई।
जबकि उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हाथ की ही दूरी पे था। कुछ ही देर में भिखारी भीड़ में गायब हो गया और दोबारा दिखाई नहीं दिया। वो उसका पीछा करने ही वाली थी कि ऊपर वाला आदमी धीरे से बोला, आज जियांग, माना कि तुम पूरी तरीके से नहीं सीखी हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी नज़र भी इतनी ख़राब है। खुद की बेइज्जती करना बंद करो। उसका तरीका फुर्सत से थोड़ा ऊपर है, उसमें कोई ताकत नहीं है। और फिर भी वो भीड़ भरी सड़क से होते हुए लड़की के कानों तक पहुंच गया। लड़की उदास लग रही थी, मतलब अपना जो वो पर्सन है वो उस तक आ गया, अपनी असियांग तक, और उसके कानों को पकड़ लिया। अब वो अपने मास्टर के सामने कोई भी जल्द फैसला ना लेने की हिम्मत दिखाने के बाद वाइन बार जाने से पहले जियांग ने एक बार वही पैदल चल रहे लोगों को देखा और इधर अपना झाऊ अपनी बोतल के साथ कही जा रहा था। जियांगन की तारीफ पानी से भरे हुए के कारण की जाती थी, मतलब जो जियांगन जगह है उसकी तारीफ पानी से भरे होने के कारण की जाती है। लेकिन एक छोटे से फूल पर घूमते हुए और वहाँ से नीचे देखने पर झाऊ को सच्चाई थोड़ा निराश करने वाली लगी। ये सच है कि कोई भी रुकने की जगह झाऊ का स्वागत नहीं करेंगी। झाऊ शहर के बाहर नदी के किनारे चल रहा था। नदी पे मछली पकड़ने वाली छोटी नावें थी जो रास्ते पे चलने वाले के लिए काम करती थी। ये वसंत का टाइम था, इसलिए नाव लोगों से भरी थी। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार झाऊ को एक मछुआरा मिला जिसकी नाव खड़ी थी। नाव दूसरे नावों के ठीक बगल में थी। हैरान की बात ये थी कि कितना खाली था। किनारे पे मछुआरा रेत के झपकी ले रहा था। उसका चेहरा गोल टोपी से ढका हुआ था, सिर्फ उसके बाल दिख रहे थे। और झाऊ उसके पास जाके बैठ गया और बूढ़े के उठने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद झाऊ अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मछुआरे की टोपी को खींच के दूर फेंक दिया। बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया और झाऊ को घूर के देखा। धत तेरी की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सो रहा हूँ? झाऊ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ और बोला, अरे बुद्धे आदमी, कुछ काम करना चाहते हो? मछुआरा फिर से चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, तेरा मुंह बोलने के लिए है या छोड़ने के लिए है? अगर तुम नाव का इस्तेमाल करना चाहते हो तो खुल के बोलो। वो बूढ़ा खड़ा हो गया, खुद को साफ किया। फिर जब उसने यीशु को देखा तो वो अभी भी बैठा हुआ था। बड़ा बुरा और भी गुस्सा हुआ। क्या तुम अब ज़मीन में चिपक गए हो? झाऊ अपने पलकें झपकाने लगा। झाऊ को समझ आया कि दूसरे नाव के बराबर ये नाव क्यों बेकार था। झाऊ खड़ा हुआ और उदास होके बूढ़े के पीछे गया। झाऊ ने, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बचे हुए चावल भी चलेंगे। झाऊ बिना किसी शर्म के बोल रहा था। बहुत ही खाने के बाद आदमी भी झाऊ बोला। झाऊ ने एक सिक्का निकाला जिस पे दांतों का साफ निशान था। झाऊ ने उसे सिक्के को बूढ़े को दिया और फिर झाऊ नाव पे चलते टाइम बिना किसी परेशानी के हंस रहा था,
मछुआरा नाव चलाने लगा। क्या बकवास है, बूढ़ा आदमी भी गुस्सा था। ओके दोस्तों, ये चैप्टर यही ख़त्म हो रहा है, पर मैं नेक्स्ट चैप्टर अभी शुरू कर रही हूँ। मछुआरा झाऊ को गालियाँ दे रहा था और झाऊ चुपचाप सुन रहा था। अब जो नाव है वो शांति से नदी के पार चली गई। नदी के पार एक लड़की ने मीठे आवाज़ में बोली, सिंघारा बेच रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो और पानी भी बहुत धीमे बह रहा था। अगर मैं यही मर जाऊँ तो ये उसके लायक होगा। झाऊ सोचने लगा। ये सोच झाऊ के मन में पहले भी आया था जब अपना झाऊ पेंगलाई में अमर पर्वत पे चढ़ने के बीच में था। लेकिन फिर झाऊ को याद आया कि झाऊ तो यांगन और उसकी पूरी सुंदर जगह पर नहीं घुमा है। तो झाऊ दक्षिण की तरफ गया और इस जगह पे उसका सोच फिर से जाग उठा। झाऊ के अंदर एक ना जानने वाली फीलिंग्स आने लगी। उसने सूखी और सख्त पाई को काटा, चबाने और निगलने को पूरी कोशिश की। फिर वो चिंता में अपना सर इधर उधर घुमाया। झाऊ ने यांगन की सैर पूरी कर ली थी, लेकिन अभी भी 3 पॉपुलर और 5 पयौर पर्वत देखने लायक थे। यहाँ रुकना बहुत अफसोस की बात होगी। इस कारण झाऊ ने यहाँ मरने की अपनी सोच को रोक दिया। अचानक मछुआरे ने गाली देना बंद किया और बिना पल के झपकाए सिर झुका के एक तरफ देखने लगा। झाऊ एक्साइटेड था, इसलिए वो बूढ़े की नज़रों का पीछा करने के लिए नाव से बाहर अपना सिर निकाला। झाऊ ने देखा कि बूढ़ा नदी के किनारे 2 लोग को देख रहा था। वहाँ ब्राउन रंग के कपड़े पहने अच्छा दिखने वाला आदमी था और पर्पल रंग के कपड़े पहने सुंदर लड़की थी, जो झाऊ को वाइन बार में मिली थी। मछुआरा बूढ़ा वो हो सकता है कि, लेकिन वो समझदार था और जब उसे करीब से देखा तो बिना रोक-टोक बालों के नीचे उभरी हुई कनपट्टी देखी जा सकती थी। मोटे मजबूत हाथ और रस से युक्त मांसपेशियाँ थे। बिल्कुल साफ था कि जो नज़र आ रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा अब उसमें कुछ था। बूढ़ा जिन्हें देख रहा था वो पल की तरह से नॉर्मल नहीं थे, जिसे देख के उसने उसे चौकन्ना कर दिया। वो सुंदर लड़की जवान थी, लेकिन वो बिना किसी सोच के उस आदमी के पीछे चले रही थी। 3 मीटर की दूरी में वो अपनी सीमाओं को जानती थी। झाऊ के लिए ये जानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी कि ये लड़की या तो उसकी नौकरानी थी या फिर हो सकता है कि वो उसकी सुंदरता में कुछ हद तक डूब गया बूढ़ा हो सकता है, जिसकी उसने बहुत सराहना की, लेकिन अंत में वो पहले से ही किसी और की हो गई। इसलिए झाऊ ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी नज़र हटा ली और अपना पूरा फोकस सूखी पाई को चबाने में किया। आखिरकार ये यांगन था, उसके मूल तत्व में से एक थी। अगर आधा दरबार पॉपुलर और पावर के लिए युद्ध का मैदान था, यांगू सफ़ेद और काले के बीच युद्ध का समझ पाते थे और उन्होंने मरने
तक भी भटकते नायक की उपलब्धि को बहुत सीरियस लिया, लेकिन ये सब उसके जैसे बीता घर के रहने वाले भूखे रहने वाले को कैसे चिंता करेगा। मसावर के फली देना बंद करने पर झाऊ को कुछ उबाऊ फील हुआ, इसलिए झाऊ ने कहा, अरे बूढ़े आदमी, इस पाई में स्वाद नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खराब है या बर्बाद। नमक है इसलिए आपको कम से कम कुछ तो डालना ही चाहिए था। मछुआरा गुस्से में आ गया। तुम अपने मुंह में इतना सारा खाना भर के भी बकवास कैसे कर सकते हो? तुम लालची हो। तुम्हें 3 दिन तक भूखा रखा जाएगा, फिर देखो तुम कैसे शिकायत करते हो। जैसे ही बूढ़े ने अपना मुंह खोला, उसके बातों का सिलसिला कभी ना ख़त्म होने वाला था। झाऊ थोड़ा बेशर्म फील करता हुआ मुस्कुराता और ज़्यादा जोश के साथ अपनी पाई को खाने लगा। नदी पार करने में बस कुछ सिक्के के ही खर्च हुए थे, लेकिन फिर भी झाऊ ने बारिश से एक चांदी का टुकड़ा फेंक दिया। बाद में बिल्कुल भी अभारी या उपयोग फिर नहीं किया। बूढ़े ने ले लिया और चला गया। जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा, बूढ़ा उसे अपने नाव से बाहर करने के लिए इंतज़ार नहीं कर पाया। दफ़ा हो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे काम है। झाऊ आराम से पाई खाता हुआ उतर गया और बोला, अपना वो अभी जो पाई है उसको चबा रहा है और फिर बोल रहा है, तुम्हारा जन्म, तुम्हें क्या दूसरा जन्म लेना है या कुछ और? इतनी जल्दबाजी क्यों? मछुआरे की आंखें भरी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सारे परिवार को गाली देने वाला था। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, वो शांत हुआ और बड़बड़ाता हुआ चला गया। ये अच्छी बात थी कि मछुआरे को ये काम उसके किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ एक दिखावा था। अगर वो असल में ऐसा होता तो वो बहुत गरीब होता। झाऊ अपनी आंखें से नाव को दूर जाते हुए दिख रहा था, रिस्पेक्ट के साथ। फिर वो अपना सर झुकाए रिस्पेक्ट के साथ, फिर बोला, बाहर में जाओ। अपनी लाइफ के ज़्यादातर टाइम में झाऊ समाज के कल्चर लेकिन वीकेंड्स टेंगो लोगों के साथ घुल मिल गया था। झाऊ कभी भी बेकार वर्ड नहीं बोलता था, पर इन सारी बातों पे ध्यान देने के बाद अपना झाऊ तो कुछ ज़्यादा ही बेकार बातें करने लग गया था और वो थोड़ा गलत शब्द भी बोल रहा था। और झाऊ को अब वो अपना एकदम खुश हो गया है, उसे अच्छा फील हो रहा है। अब वो मुस्कुरा रहा है और फिर एक बार और फुसफुसाया के बोला, खा ले हरामी, मेरा पैसा ले लिया और अपना काम भी ठीक से नहीं किया। अपनी बातों पे ध्यान देने के बाद झाऊ को लगा जैसे ये तो और भी अच्छा है, और इससे झाऊ का मूड और भी अच्छा हो गया। खुश होके झाऊ नदी के किनारे चल पड़ा। झाऊ पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और रात होते होते शहर के पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। झाऊ और एक तालाब मिला और झाऊ ने खुद को अच्छे से साफ किया, क्योंकि झाऊ से बुरी स्मेल आ रही थी और झाऊ वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कम से कम झाऊ को एक आधी इंसान के जैसे दिखना चाहिए। झाऊ ने रात भर रहने के लिए जगह खोजने के बारे में सोचा और वो कुछ मीटर तक चलने लगा। बाद में उसको एक मंदिर मिला
जिसका बिस्तर अब उसे मंदिर मिला, साथ ही घास मिला, तो वो घास का बिस्तर बनाया और बौद्ध की जो मूर्ति है उसके पैरों के आगे ही सो गया। और रात के सन्नाटे में झाऊ को टेंशन नहीं थी। झाऊ बिना किसी परेशानी के सो सकता था अगर पास के पैरों की आवाज़ और लोगों के शोर ना होता। अब तभी मंदिर के दरवाजे पे खून की साफ स्मेल के साथ 3 इमेज दिखे, मतलब 3 लोगों की इमेज दिख रही है, जिससे झाऊ को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। एक चोट खाया हुआ आदमी था, उसके पास एक लड़का बैठा हुआ था जिसके पास एक कुंफया, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी कम थी। एक बीमार जैसे लगने वाली एक औरत थी जो कि बूढ़ी थी। उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उस लड़के को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुश्किल से वो आदमी की मदद कर रहा था, वो बहुत ही मुश्किल, जो लड़का है वो आदमी की मदद कर रहा था। वहाँ एक और औरत जो वहाँ पर थी, वो एक शायद झोला ही पकड़ के खड़ी थी। वो लड़का सही तरीके से मंदिर को चेक करते हुए मंदिर के अंदर गया। फिर उस लड़के ने पीछे मुड़ के बोला कि यहाँ सब कुछ सही है तो आप आ सकते हो करके। पीछे मुड़ के वो जो आदमी है उसको बोला कि यहाँ सब सही है, हम यहाँ रुक सकते हैं। और झाऊ पे वो ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि झाऊ अपना मूर्ति के छाव में छुपा हुआ था। और फिर वो बोला कि अंकल ली, आपकी चोट, अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। वो लड़का अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, जिससे वो एक बात कर रहा था, उसे उसकी स्मेल नहीं मिल पाई। वो आदमी खड़े रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर झाऊ की बात पर हाथ जोड़ते हुए दोस्त, वो सर उठाने के बाद पीछे हट गया। झाऊ साफ देख सकता था वो वही मछुआरा था जिससे वो पहले मिला था। उसकी पीठ में तलवार की चोट थी जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी। लड़का सीधे बैठ गया। ये तुम हो? मछुआरा जोर जोर से हंसा। अरे हाँ, ये तो भिखारी बच्चा है। वो मछुआरा अपनी बात पर पूरी नहीं कर पाया और वो लड़का लड़खड़ा के आगे चला गया। और जो लड़का था वो जल्दबाजी में उसे सहारा देने गया, पर दोनों में ताकत नहीं थी, दोनों ही गिर गए। और लड़का सिसकते हुए बोला, अंकल ली संभालिए। उसका दर्द हुआ। झाऊ मछुआरे को चेक करने के लिए खुद को नहीं रोक पाया। आदमी की हालत ख़राब थी। झाऊ परेशान हो गया। वो आदमी मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं अभी मरा नहीं हूँ, क्या तुम रोना बंद करोगे? वहाँ वो औरत अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, ओल्ड ली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे मालिक क्या करेंगे? बूढ़े ने पहले उस औरत को देखा, फिर लड़के से बोला, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, पर मैं तुम्हारे पिताजी का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं लाइफ को छोड़ के, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं कर्ज को चुका पाऊँ। वो आदमी खांसता हुआ बोला, इससे याद रखना। वो लड़के को ये नहीं बता पाया कि उसे क्या याद रखना है, क्योंकि मंदिर के बाहर पैरों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। और अब मंदिर के बाहर कुछ लोग आ गए हैं। तभी अंदर एक काला कपड़ा पहने हुए एक आदमी आया। उसने अपना चेहरा छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पे चाकू के कट के निशान थे। तुमने अच्छा किया जो इतनी दूर भाग निकले। लड़का उठा, अपने कपड़ों से तलवार बाहर किया और उस काले कपड़े पहनने
आदमी पे हमला कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूँगा। पर वो लड़का लड़ नहीं पाया और कुछ दूर गिर गया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ, चिल्लाया और बिना किसी तलवार के वापस हमला किया। मछुआरा भी हमला करना चाहता था, लेकिन वो इतना घायल था कि वो तुरंत ही गिर गया। वो काले कपड़े वाला आदमी बोला, देखो इस खरगोश को काटने को तैयार है। वो लड़का को मारने आया। पहले तो झाऊ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो इस मछुआरे के साथ उसका साथ खराब था। लेकिन वो उसका इतना छोटा था कि वो अभी मर नहीं सकता था। वो जो लड़का है अभी इतना छोटा है कि वो भी मर नहीं सकता। झाऊ ने अपनी मुट्ठी दबाई इससे पहले कि वो कुछ करता। अचानक सीटी बजी। काले कपड़े वाला आदमी हड़बड़ा गया और ज़मीन पे गिर गया और उसका हवा में उछल गया। वो जो लड़का अब उसको मारने आया था वो हवा में ही उछल गया, है ना। वो जगह जिस जगह पे वो काला कपड़ा पहने हुए वो आदमी था, वहीं पे कमल के डिजाइन वाला हथियार था। वो छुपा हुआ था उस जगह पे, कमल के डिजाइन वाला हथियार। उस एक कमज़ोर औरत की आवाज़ सुनाई दी, कैसा आदमी है, इतनी रात को बूढ़े पर और बच्चों पर हमला करता है। झाऊ चौंक गया और आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। काले कपड़े पहने आदमी डरा हुआ। झाऊ को लगा कि ये जो हुआ है अभी भी वो उसके जो अभी वो निशाना साध रहा था उसके कारण हुआ है, लेकिन वो उसकी गलतफहमी थी। दरवाजे पे एक लड़की मुस्कुराती हुई दरवाजे पे दिखाई दी। झाऊ ने उसे पहचान लिया। वो वही थी जो उसे जहर देने की धमकी दे रही थी। ये देख के कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग झाऊ मिल चुका है। उनमें से जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को झाऊ मिल चुका है। लड़की का मास्टर कहीं नज़र नहीं आया। उस लड़की ने अपना सिर झुका लिया। उस आदमी के चेहरे को नोचते हुए बूढ़े, अब वो जो काला कपड़ा पहने हुए आदमी है उसके पास वो थोड़ा सा झुकी है, उसके चेहरे को नोच रही है और बोली, बूढ़े बेशरम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके बूढ़े और बच्चों को हमला करने की, यहाँ तक कि मौत के दरवाजे पर खड़े एक को भी चोट पहुँचाने की। तुम उन्हें छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो। मछुआरा ज़ोर ज़ोर से सांस लेता हुआ वहीं गिर गया। अब बस यही चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आप लोगों को 2 चैप्टर सुना दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जय विंझऊ लिखना कभी मत भूलना।